नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। कृषि, बागवानी और पशुपालन जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल जहां एक और फल उत्पादक राज्य के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी तरफ सब्जी उत्पादन में भी वह अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण देश भर में पूरे साल भर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है सब्जियां उगाई जाती है। इन्हीं सब्जियों में से एक है आलू। आलू की बढ़ती मांग के कारण आज हिमाचल प्रदेश में इसके उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है। ये उत्पादन और अधिक बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आलू की जो फसल है वो कीटों और रोगों से दूर रहे। इसी विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ है CPRI शिमला से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। डॉक्टर रविंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, जिस तरह से आज हम आलू की खेती के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम देखते हैं कि आलू की जो मांग है वो हम बात करें अपने देश की तो बहुत अधिक मांग इसकी बढ़ गई है और उत्पादन की बात करें हिमाचल में तो वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी इसकी किस्में हैं जिनका उत्पादन जो है वो हिमाचल में किया जा रहा है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में जो मुख्यालय स्थापित है और इसके 6 हमारे के जो सब स्टेशंस हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, तो हमने हर प्रदेश के लिए लगभग प्रजाति विकसित की है। जिस अब तक लगभग 70 से अधिक हमारी प्रजातियाँ विकसित हुई हैं, उनमें से 6 से 7 प्रजाति हमने केवल हिमाचल प्रदेश के लिए विकसित की हैं, और जिसमें मुख्यतः हमारी कुफरी ज्योति, कुफरी हिमालनी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी गिरधारी, कुफरी शैलजा और एक चिप्स के लिए हमारी कुफरी हिमसोना, ये प्रजातियां हमने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए विकसित की हैं और यहाँ पर वो उगाई जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें रोगों की, जिस तरह से आज का हमारा विषय भी है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसान के लिए कि अच्छी पैदावार हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि उसे रोगों के बारे में जानकारी हो। तो आपसे रोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो आम तौर पर हमें आलू की जो फसल है उसमें देखने को मिलते हैं। जी, आलू की फसल में बहुत से रोग लगते हैं। आलू, क्योंकि हम जानते हैं जो इसका ट्यूबर कंद है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो रोग इसमें बहुत जल्दी लग जाते हैं बनस्पत दूसरी जो फसलें हैं उनके कंपेयर अगर करें तो पानी की मात्रा होने के कारण तो इसमें जो भी चाहे फफूंद जनित रोग हों, जीवाणु जनित रोग हों या विषाणु जनित रोग हों, और साथ ही साथ कीट भी, क्योंकि जब पानी की मात्रा अधिक होती तो उनको आसान होता है उसके अंदर जाके उसको खाना। तो रोगों में जो हम बात करें तो पिछेता झुलसा रोग है, जो फफूंद जनित रोग है। ये आलू की एक ऐसी बीमारी है जो बहुत पीछे, जब से आलू उगता आया है कहीं भी दुनिया में ये बीमारी लगती आई है। और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि आलू हमारी फसल नहीं थी, ये विदेश ठंडे जो टेम्परेट रीजन थे वहाँ पे फसल उगाई जाती थी। और जब हमारे यहाँ अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने इसको किचन गार्डन के रूप में जो पहाड़ी क्षेत्र थे, चाहे वो हमारा नीलगिरी हिल्स हो या हमारा शिमला हो, मसूरी हो, तो वहाँ पर उगाते थे। तो हम हिमाचल में जब हमारे आलू का उगाने का कारण था यहाँ का जो वातावरण था वो इसके पूर्ण रूप से अनुकूल था। साथ ही जो पिछेता झुलसा बीमारी है ये भी यहाँ पे उतनी ही भयानक रूप से होती आई है जितनी और दुनिया के अन्य देशों में होती थी। जैसा आप जानते हैं यहाँ का जो तापक्रम और ह्यूमिडिटी जो है हमारी, और वर्षा का होना, अधिक वर्षा होती थी तो इस कारण से बीमारी अधिक होती रही है। तो ये पिछेता झुलसा एक फफूंद जनित रोग है, और ये फफूंद ऐसा है, ये पूर्ण रूप से फफूंद भी नहीं है, फंगस भी नहीं है, कि ये भी मतलब इसमें एकदम बदलाव आता है। अगर आपने आज कोई दवाई इसमें स्प्रे कर रहे हैं तो कल पता चला 5 साल बाद वो दवाई कार्य नहीं कर रही, रेजिस्टेंट डेवलप होती है और नई स्ट्रेन बनती है। तो ये बीमारी पिछले जब से आलू उत्पादन हुआ है या आलू कहीं उगाना शुरू हुआ है, बीमारी लगती आई है। अब अगर विशेष रूप से हम हिमाचल की बात करें तो ये पिछेता झुलसा बीमारी है, हमारे जितने भी किसान भाई आलू की फसल उगाते हैं सभी इसको अच्छे से जानते हैं, और इसकी पहचान भी बहुत आसान, जैसा समझिए झुलसा जला हुआ। तो अगर सुबह सुबह शुरुआती लक्षण अगर देखें तो इसमें सुबह सुबह जाएंगे मॉर्निंग में, तो जब ड्यू उस समय थोड़ी ओस रहती है तो वहाँ पर क्या है, नीचे की पत्ती में सफ़ेद फफूंद रिंग रूम के रूप में रहेगा और किनारे से शुरू होगा बीमारी, किनारे से जो पत्ती के शुरू होगी और वहाँ पे फफूंद जो सफ़ेद कॉटन होती है, वाइट कॉटन, उसकी तरह वहाँ लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे वातावरण सूखता जाएगा, धूप निकलेगी, वो वहाँ पे ब्राउन भूरे रंग का धब्बा बनता जाएगा
और ये रोग क्या है, नीचे से लेके शुरू होगा और पूरा पत्ती, उसके बाद जो डंठल, पौधे का कोई भी भाग, फिर तना, और जो आलू बनेगा, जड़, कोई भी भाग पौधे का ऐसा नहीं होता है जहाँ पे ये रोग ना आता हो। और इस रोग को इसलिए हम विशेष तौर पे अपने किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं विस्तार से, क्योंकि इस रोग की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रोग ना रुके तो ये 1 वीक के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देता है जी। और इस तो ये जब मैंने बताया पूरे पौधे के हर भाग में लगता है, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसमें रोग ना लगता हो जी। और ये पूरा का पूरा पौधा 7 से 10 दिन में, यदि इसके वातावरण अनुकूल हो जी। तो जो ये वातावरण की बात मैं कर रहा हूँ, इस वातावरण का मतलब है कि जब 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापक्रम चल रहा हो, ह्यूमिडिटी 85% से अधिक हो, ये जो है, और हल्की हल्की जो है बरसात हो रही हो, और मतलब ये हमारे सूर्य की रोशनी ना हो, घना बादल दिखाई दे, तो ये समझिए कि ये रोग आने वाला है। अगर 2-3 दिन ऐसा मौसम रहे तो ये रोग आता है। और जो इसके स्पोर्स जो पत्ती पे एक बार आ गया, कहीं बहुत दूर भी अगर इन्फेक्शन है तो पत्तियों पर, उस पत्ती से दूसरी पत्तियों पर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से वो फैल जाता है जी। तो इस रोग का आप समझिए महत्व इतना है कि ये अगर परिस्थिति बनी हुई है जी। तो हमें इंतजार नहीं करना होता कि ये रोग आए और हम उसको रोक पाएँ। रोग आ गया है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, क्योंकि आजकल हमारे हिमाचल प्रदेश में आलू की फसल लगाई जा रही है और कहीं कहीं पर लगाई भी जा चुकी है, और जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर विशेष रूप से आने का पर्पज़ यही था कि वो इस समय आलू लगा रहे हैं। तो बीज क्या है, बीज प्रमाणित लें, प्रमाणित सर्टिफाइड बीज लें, क्योंकि इसका जो प्राथमिक स्रोत है वो आलू ही है। जो कंद हम ले रहे हैं उसमें अगर वो बीमारी है तो अगर मिट्टी में लगा रहे हैं उसको, तो उसी से जो पहला लक्षण आएंगे वहीं से आएंगे। तो प्रमाणित बीज लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इसका जो एक मॉडल हमारे संस्थान ने विकसित किया है, जो पूरे देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो मॉडल इसी बात पर निर्धारित है, उसका नाम है इंडो ब्लाइट कास्ट मॉडल। तो वो इसी बीमारी के लिए बनाया गया विशेष रूप से। तो हमारे संस्थान की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये फ्री ऑफ कोई भी व्यक्ति उसको चला सकता है। तो जो तापक्रम मैं कह रहा था कि तापक्रम 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपने क्षेत्र का जहाँ पर किसान भाई है वो अगर उसको उसमें डाले, और उसके बाद उसमें कितनी नमी है, ये सब चीज़ें आजकल सभी अखबार पढ़ते हैं, सभी के पास मोबाइल से एक्सेस होता है, ये सब चीज़ें सबको पता चल जाता है कि आजकल हमारे यहाँ तापक्रम कितना चल रहा है, कितनी नमी चल रही है, कितना बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर ये सब चीज़ उसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी कितने दिन में हमारे यहाँ आने वाली है। तो दूसरा ये जो प्रबंधन है इसके द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि ये सब कुल सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल हो रही है इस बीमारी को आने के लिए, तो पहले से ही मैनकोजेब का 2.5 ग्राम दवाई मैनकोजेब 1 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर दें जी। और यदि मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि किसान भाई अभी आलू लगा भी रहे हैं जी, तो इसकी जो हमारी कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें बीमारी आती ही नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया कि ये प्रजातियाँ जैसे कुफरी गिरधारी है, कुफरी हिमालनी, ये प्रजातियाँ ऐसी हमने विकसित की थी हिमाचल प्रदेश के लिए जिनमें बीमारी नहीं आती है। तो अगर बीज ले रहे हैं तो पहले से ही ध्यान रखें कि ये प्रजातियाँ ऐसी ले जिनमें बीमारी ना आती हो। यदि फिर भी अगर आ गई है, दूसरी कोई प्रजाति लगाई है, कुफरी ज्योति लगाई है हमने, या कुफरी चंद्रमुखी लगाई है, तो इस तरीके की प्रजातियाँ भी लगाई हैं और उसमें कुछ लेवल तक ये बीमारी आती है, तो उसका प्रबंधन का जो बताया कि अगर लग रहा है कि बीमारी आ रही है या आने वाली है तो मैनकोजेब दवाई। दूसरा, अगर बीमारी आ ही चुकी है और लग रहा है कि जो मैंने लक्षण बताए कि इस तरीके के लक्षण हैं, तो इसको तुरंत जो है एक स्प्रे, अगर मैनकोजेब से वो प्रबंधन नहीं हो पाया है तो दूसरा ऐसा स्प्रे करें 7 से 10 दिन के अंतराल पर, साइमोक्सिनिल बेस्ड जो भी फंजीसाइड मिले या डाइमेथोमार्फ बेस्ड। हम इसलिए अलग फफूंदनाशक बता रहे हैं क्योंकि एक ही फफूंदनाशक बार बार स्प्रे करने से उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिससे कि वो फफूंद नहीं मरता।
तो साइमोक्सिनिल बेस्ड या डाइमेथोमोर बेस्ड जो भी फफूंदनाशक प्रयोग करेंगे तो वो 3 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करें। तो अगर ये, और जैसा मैंने कहा कि अगर मौसम इस तरीके का बना रहता है तो इसका 7 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें, क्योंकि बरसातें हो रही हैं बीच बीच में। और बरसात होने के साथ साथ ध्यान ये रखें कि जब अगर बरसात हो रही है और हम स्प्रे कर रहे हैं, स्टिकर का उपयोग जरूर करें, नहीं तो क्या होगा, स्प्रे किया, बरसात हुई तो वो धुल जाएगा और हमारा उसका प्रभाव उस पर बीमारी को रोकने में नहीं होगा जी। ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके माध्यम से रोक सकते हैं। और अगर किसान भाई अपने स्तर पर जो कर सकते हैं, मिट्टी अच्छे से चढ़ाएं जी। मिट्टी क्यों चढ़ाएं? क्योंकि कहीं पर भी अगर बीमारी है और वो मिट्टी से आलू नहीं ढका हुआ है तो बरसात का पानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो बीमारी फैल जाएगी और वो पूरे खेत में ही जहाँ जहाँ वो पानी जाएगा तो फैल जाएगा। मिट्टी अच्छे से चढ़ाएं, स्प्रे समय पे करें, इसके इंडोबिलाइट कास्ट मॉडल के माध्यम से अपने खेत का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो इन सब से इसका प्रबंधन हो सकता है जी। तो यदि हम पहले ही इन चीज़ों की पहचान कर लें डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। हम उस एंड पॉइंट तक जो है वो पहुँचे ही ना, उससे पहले ही जो है वो समस्या समाप्त हो जाए। और कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस है या हम रोग कह सकते हैं जो फंगस के कारण स्पेशली होते हैं आलू में? फफूंद जनित रोग जो मैंने बताया तो उसमें लेट ब्लेड पिछेता झुलसा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मुख्य था। इसके बाद अगर दूसरे फफूंद जनित एक अगेता झुलसा होता है जी, वो अल्टरनेरिया एक पैथोजन है, वो भी फफूंद है जी। वो क्या करता है, टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम दिखाई देंगे, पत्ती को देखेंगे तो उसमें लगेगा कि टारगेट बोर्ड जो होता है उस तरीके के लक्षण उसमें दिखाई देंगे। अगर ये जो लक्षण है शुरू में आते हैं, जैसा नाम से इसके दर्शाया जा रहा है अगेता झुलसा, तो होता क्या है, ये बीच बीच में कहीं से भी शुरू हो जाएंगे, इसके किनारे से लक्षण नहीं दिखाई देंगे, पत्ती पर कहीं पर भी जहाँ भी दिखाई देंगे ये उस पे लक्षण दिखाई देंगे। तो जो मैंने मैनकोजेब दवाई बताई है 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे करने की, उसी से ये भी प्रबंधन हो जाता है। दूसरा, ये उन जगह पर अधिक आता है जहाँ पर हमारे किसान भाई नाइट्रोजन की कम मात्रा का उपयोग करते हैं जी। तो ऐसा ही एक बीमारी और है फोमा लीफ ब्लाइट, जो उसमें क्या होता है, फोमा धब्बा बोलते हैं उसको हम जी। तो पतले पतले पिन, छोटे छोटे बहुत सारे धब्बे दिखते हैं पत्ती पर और पूरी पत्ती कवर होती है छोटे छोटे स्पॉट से, तो वो भी सब ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं। वो बीमारी भी इसी के साथ आती है लगभग, और उसका जो उपचार है वो भी वही है जो हमने अगेता झुलसा का बताया। मैनकोजेब का स्प्रे करेंगे 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में घोलकर और नाइट्रोजन की सही मात्रा का उपयोग करेंगे तो ये बीमारी रुक जाती है जी। डॉक्टर साहब, क्या ये जो फंगल वाले जितने भी फंगस वाले डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, इसका मुख्यतः कारण अधिक बारिश और टेम्परेचर का बढ़ जाना ही रहता है? बारिश के कारण पिछेता झुलसा बीमारी अधिक फैलती है जी। दूसरी बीमारी ऐसी है ये जो सूखे में जल्दी फैलती है जी। लेकिन होता क्या है हमारा, और दूसरा क्या है, यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है जी। पहाड़ी क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है, क्योंकि आलू ऐसी फसल है ये वहाँ पर अच्छी होती है जहाँ पर सिंचाई के साधन हो, और किस समय पर हमने सिंचाई करनी इसका एक पूरा शेड्यूल होता है, कितने दिन पर हमें सिंचाई करनी, यहाँ उस पर निर्धारित नहीं है। कभी सूखा मौसम है तो ये जो अगेता झुलसा और ये फोमा ब्लाइट है ये ज़्यादा आ जाएंगी, बरसात हो रही है तो ये पिछेता झुलसा अधिक आ जाएगी। लेकिन ये मानिए जो तापक्रम है यहाँ का ये बहुत सुटेबल है बीमारियों के लिए जी। और बीमारी का मुख्य स्रोत जो है वो आलू है। जब हम इन्फेक्टेड आलू ले रहे हैं, ग्रसित आलू का उपयोग बार बार कर रहे हैं, तो ये बीमारी अपने आप ही वहाँ बनी रहती है। साथ ही साथ इसका एक दूसरा कारण है, यहाँ पर जो हमारे अपना खेत तो हम साफ रख रहे हैं, जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे खरपतवार होते हैं, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनको हम नहीं चाहते, उन पे ये पैथोजन सर्वाइव करते रहते हैं, तो उनका जो स्रोत है वहाँ से उनको आसानी से मिल जाता है और अनुकूल मौसम आने पे ही वहाँ से वो बीमारी फैल जाती है जी। बात करें अन्य रोगों की, जिस तरह से आपने कहा बैक्टीरिया और वायरस भी जो है इस पर अटैक करते हैं, इनसे भी बहुत खतरा रहता है आलू की फसल को। तो बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे जो किसान है वो अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं? देखिए, बैक्टीरिया से आलू में रोग लगते हैं जिसमें मुख्यतः बैक्टीरिया बिल्ट है, जो रालोस्टोनिया एक बैक्टीरिया होता है, सब्जियों में भी लगता है, वो मिट्टी में रहता है वो बैक्टीरिया। लेकिन
अच्छी बात हमारे लिए है, हिमाचल प्रदेश के जो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर ये बीमारी नहीं आती। ये बीमारी हमारी वहाँ पर आती है जो नीचे के क्षेत्र हैं, जैसे ऊना है या हमारा पालमपुर है, जहाँ पर थोड़ा प्लेन एरिया है, उधर ये बीमारी आती है जी। तो ये बीमारी क्या है, बैक्टीरिया से होती है, रलस्टोन। तो ये पॉलीफेगस टाइप का बैक्टीरिया है जो किसी भी फसल पर लगता है, आलू का ही नहीं, जो हमारी शिमला मिर्च होती है, जो सोलेनेसी ग्रुप, सोलेनेसी एक फैमिली है जिसमें आलू आता है, आपका मिर्च आता है, बैंगन आता है, टमाटर आता है। तो ये सारी फसलें जब हम सभी सब्जियां उगाते हैं तो इन्हीं में वो बना रहता है। तो ये पैथोजन हमेशा मिट्टी में बना रहता है, तो इससे ये बैक्टीरिया बीमारी आती है। पहचान इसकी ये है, यदि अगर किसी को शक है कि पौधा पूरा मुरझा जाता है, एक तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी की कमी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ नीचे बहुत पानी हो और वो पौधा फिर भी वैसा ही मुरझाएगा जैसा कि पानी की कमी है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि तने के पास से अगर उस तने स्टेम को काटेंगे आलू के और उसमें एक साफ गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी, उसमें अगर उस तने को रखेंगे तो एक फिल्म दिखाई देगी, तो वो बैक्टीरिया की फिल्म होगी, वो दिखाई देगी नीचे को आते हुए कि हाँ ये बैक्टीरिया है। अन्यथा इसका कोई और कारण होगा, उससे मिसमैच ना करें कि ये बैक्टीरिया से है। जनरली ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बैक्टीरिया नहीं लगता है जी। जहाँ तक वायरस की बात है, वायरस में मैं ये कहूँगा कि वायरस आलू के अंदर होता है जी, मिट्टी में नहीं होता, आलू के अंदर होता है। और आलू से जितने भी जो भी भाग बनेगा उसमें सब जगह वायरस होता। हम सभी जानते हैं, कोरोना से हमने सीखा है, वायरस से कोई भी भाग बॉडी का नहीं बचता है, जहाँ से भी ब्लड लेंगे हर जगह पे इन्फेक्शन है। ऐसे ही पौधे में भी, और ख़ासतौर पे आलू में कोई भाग ऐसा नहीं होता, अगर एक बार विषाणु आ गया, वायरस आ गया, तो पूरे पौधे के चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे आलू बने उससे, चाहे पत्ती हो, सब जगह पर वो विषाणु होता है। विषाणु को मारने की कोई ऐसी दवाई नहीं है, लेकिन विषाणु का सबसे अच्छी रोकथाम है कि हम स्वस्थ बीज का प्रयोग करें जी। और दूसरा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसलिए क्योंकि एक आलू में अगर विषाणु है, दूसरे आलू में जाने के लिए उसको कोई इंसेक्ट रस चूसेगा तभी जाएगा जब वो दूसरे पे जाकर बैठेगा जी। अन्यथा वो विषाणु हवा, पानी या अन्य माध्यम से नहीं फैल सकता। या तो हम उसे मतलब जब तक उसका रस, जूस दूसरे तक ना पहुंचे तब तक विषाणु नहीं फैलता। तो किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें, आलू में विषाणु बहुत अधिक नंबर में लगते हैं, 70 से भी अधिक ऐसे विषाणु हैं जो आलू में लगते हैं, और ये भी बहुत नुकसान करते हैं। 20 से 30% आलू हमारा उत्पादन में कमी आ जाती है, और लगातार वही बीज प्रयोग करने पे इससे भी अधिक नुकसान होता है जी। डॉक्टर साहब, ये बात हुई कि रोग कौन कौन से किन किन कारणों से होते हैं, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से उनकी पहचान कर हम उसका उपचार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कीटों के बारे में, क्योंकि कीट जो हैं वो भी, जिस तरह से आपने कहा कि वो कैरियर का काम भी करते हैं, तो वो किस तरह से जो आलू की फसल है उसकी पैदावार को नुकसान पहुँचाते हैं, और कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनका सबसे अधिक खतरा रहता है आलू की फसल में? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आलू में रोग भी बहुत अधिक लगते हैं और कीट भी बहुत अधिक लगते हैं जी। और कीट भी, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है हिमाचल प्रदेश का, बरसात सबके लिए अच्छी होती, पानी सबको चाहिए जी। तो यहाँ पे बरसात बहुत अधिक होती है और यहाँ के लिए एनवायरनमेंट बहुत सुटेबल है जी। तो कीट क्या है, कीट इसमें जो मुख्यतः कीट हैं वो कटवर्म, एक कटवर्म कीट होता है। तो ये क्या करता है, नाम से दिख रहा है कि वो काट देता है, तो पत्ती को वो सीधा ही खाता है। कीटों की एक से हमें डबल नुकसान होता है, कीट अपने आप तो सीधा नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ वायरस का संचारण, जो मैंने भी बताया, वायरस ट्रांसमिशन भी करते हैं जी। तो ये दोनों काम कीट एक तो खुद भी नुकसान कर रहे हैं, ऊपर से वायरस या बीमारी को फैलाने में सहयोग कर रहे हैं जी। तो कटवर्म कीट ऐसा है, ये सुंडी होती है बड़ी, और ये सीधा काट देती है, पत्तियों को काटती है, रात के समय निकलती है शाम का, और रात में करेगी, और जो आलू भी खा लेगी, और ऊपर से आलू मतलब जो हमारा कंद है और पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। दूसरा ये क्या करता है, जब आलू को खराब करेंगे तो वहाँ पे दूसरे जो सैप्रोफिटिक मिट्टी में फंगस होते हैं वो लग जाते हैं, तो आलू की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो एक कटवर्म बहुत सुंडी है, तो सुंडी एकदम बहुत स्पीड पे खाती है, और आपको दिखाई देगा कि पत्ती में होल कहीं कटा हुआ दिखेगा, पत्ती पूरी काट ली। इसका उपचार ज़रूर करना चाहिए अगर किसान भाइयों को लगे कि ये कटवर्म कीट लग रहा है। ये हरे रंग के, भूरे रंग के होते हैं, अलग कई रंग के कीट होते हैं, लेकिन सुंडी होती है मोटी, किसान भाई अधिकतर पहचानते भी हैं इसको। तो इसको जो है 2.5 ml
क्लोरोपाइरीफास एक दवाई होती है जो कीटनाशक होती है, उसको 1 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे वहाँ शाम के समय करें जहाँ पर ये छुपी होती हैं, क्योंकि ये दिन में छुप दिखाई नहीं देंगी और शाम को निकलेंगी, वहाँ पे काटना शुरू करेंगी। तो वहाँ पर स्प्रे कर दें उसके पौधे की जड़ के आसपास, तो जिससे कि ये वहाँ पे मर जाए। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि कई बार मौसम परिवर्तन के कारण, जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे में बीमारियों का खतरा और अधिक बढ़ जाता है, तो किस तरह से किसानों को जो है वो जागरूक किया जा सकता है? आपके विभाग के माध्यम से किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं कि वो इन बीमारियों से जो है पहले ही सचेत हो जाएं? देखिए, हमारा संस्थान समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है। मैंने बताया कि पिछेता झुलसा रोग एक मुख्य बीमारी है, या जिस रोग का भी प्रकोप हमें दिखाई देता है, हमारे वैज्ञानिक किसानों के यहाँ जाते रहते हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं। उसके माध्यम से प्लस जो हमारे एक्सपेरिमेंट, उससे भी हमें पता रहता है कि ये बीमारी यहाँ आ चुकी है इस एनवायरनमेंट में। तो हम इसके लिए जो हमारे अखबारों के माध्यम से एडवाइजरी जारी करते हैं कि अभी क्या करना है, कौन सा स्प्रे करना है, किस तरीके से इसका प्रबंधन करना है। दूसरा, हमारी जो संस्थान की वेबसाइट है, अगर गूगल में सर्च करेंगे कि CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जैसे भी किसान भाई इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करके सर्च करेंगे तो ये आएगा। भारत सरकार का संस्थान है, उसमें भी उस वेबसाइट पर भी ये एडवाइजरी का एक कॉलम होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये एडवाइजरी मिलेगी। और इसके अलावा भी संस्थान की वेबसाइट पर बहुत सारी इसकी रोकथाम जो भी मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस पर टेक्निकल बुलेटिन के रूप में वहाँ पे उपलब्ध है। इसको पढ़ेंगे, इसका प्रबंधन कैसे करना है, सब कुछ वहाँ पे मिल सकता है। जी, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो आलू की फसल को जो है रोगों से मुक्त रखें? मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आलू की फसल बहुत रिस्की होती है, सब जानते हैं जी। अगर हम सही से उत्पादन ले लें तो ये बहुत लाभकारी भी है। आलू का सबसे मुख्य जो कारण है वो आलू का बीज है। अगर हमने स्वस्थ आलू का बीज लिया है तो वो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन होगा। साथ ही साथ हमने अच्छी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो भी खेती के कार्य हैं, समय पे पानी देना, समय पे मिट्टी चढ़ाना, समय पे कीटनाशक का प्रयोग करना, समय पे फफूंदनाशक का प्रयोग करना, इन सब को अगर सही से करेंगे तो आलू का अधिक से अधिक उत्पादन होगा। जी, डॉक्टर रविंद्र, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी कि किस प्रकार से हम आलू का जो है सही से प्रबंधन कर सकते हैं, रोगों और कीटों से उसे दूर रख सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से आलू की खेती, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम उसे रोगों और कीटों से मुक्त रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।